देखो कुछ डिफिनीशन है जो डिफिनीशन भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछा ही जाता है और वेक्टर कैलकुलस का स्टार्टिंग कुछ डिफिनीशन से होता है। यहाँ पर वो है पॉइंट फंक्शन को डिफाइन किए थे क्या? कुछ नहीं किए सब बात। हेलो यस सर। नहीं सर। है ना, चलो ठीक है। तो कुछ डिफिनीशन से स्टार्ट होता है वेक्टर कैलकुलस। देखो पॉइंट फंक्शन, फंक्शन तो समझ रहे हो, कोई भी चीज किसी पर डिपेंड किया तो वो उसका फंक्शन कहलाएगा। और फंक्शन में दो टाइप का वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोग जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे तो वहां बोले थे कि फंक्शन मे हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है फंक्शन में, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। पॉइंट फंक्शन किसको बोलेंगे? देखो एनी फंक्शन whose all independent variables are position coordinate, whose all independent variables are position coordinates। ऐसा कोई फंक्शन जिसका सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पोजीशन कोऑर्डिनेट, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है फंक्शन में, लेकिन ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पोजीशन कोऑर्डिनेट। जैसे सपोज करो ये एक फंक्शन लिया v और ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। अब जो भी फिजिकल क्वांटिटी को ये डिनोट करता हो, ये फंक्शन इसको बना रहे हम एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या है? एक्स वाई जेड आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसको तो मैथमेटिकली क्या बोलते हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन ये कैसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है? एक्स वाई जेड जनरली कोऑर्डिनेट यूज करता है लोग, किसी चीज का कोई पॉइंट का पोजीशन के लिए यूज करते हो इस सिंबल को। तो आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड आर पोजीशन कोऑर्डिनेट। पोजीशन कोऑर्डिनेट देखो जरूरी नहीं है कि कोई पॉइंट का पोजीशन बतलाते हो तो वो एक्स वाई जेड के ही टर्म्स में बतलाओगे। यहां पर मैथमेटिकली देखिए, फंक्शनली देखिए हम लोग, तो एक्स वाई जेड आर थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और भी हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन ये एक्स वाई जेड वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है? तो पोजीशंस को डिनोट करता है, कोई पॉइंट के पोजीशंस को डिनोट करता है। जरूरी नहीं है एक्स वाई जेड आप हमेशा कोई पॉइंट का पोजीशनिंग के लिए यूज करते हो। एक्स का मीनिंग एक्स वाई जेड का और कुछ भी हो सकता है, अदर फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकता है। लेकिन यदि हम जनरली ज्यादातर आप याद करो तो एक्स वाई जेड को लोग किस लिए यूज करता है? किस बात के लिए? किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए? पोजीशंस बतलाने के लिए। स्पेस या प्लेन में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का पोजीशंस बतलाने के लिए यूज करते हो एक्स वाई जेड को। तो हियर एक्स वाई जेड मैथमेटिकली तो इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ऐसे ये जो एक्स वाई जेड हुआ आर पोजीशन कोऑर्डिनेट। Position coordinate of a point in a space। अच्छा, जरूरी नहीं है पोजीशन कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड से डिनोट करेंगे। कोऑर्डिनेट भी तीन टाइप, चार टाइप का कोऑर्डिनेट्स हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो, फिर एक पढ़ेंगे हम लोग कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम,
और कर्नेलियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसी के अंदर आ जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में करना है। तो अभी तक आप एक्स वाई जेड को किस कोऑर्डिनेट बोलते, कौन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लेते थे? एक्स वाई जेड को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते थे। तो ये हुआ पोजीशन कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला पोजीशन कोऑर्डिनेट है। Here x y z are Cartesian coordinate किसी भी पॉइंट का पोजीशन बतलाते हैं तो अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर v बराबर फंक्शन ऑफ r थीटा फाई, ये इसको स्फेरिकल पोजीशन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जो r थीटा फाई हुआ ये हुआ स्फेरिकल पोजीशन कोऑर्डिनेट। इसको नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो ये पॉइंट फंक्शन का डिफिनीशन जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, एनी फंक्शन हुज ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर पोजीशन कोऑर्डिनेट। अब वो पोजीशन कोऑर्डिनेट जिस टर्म्स में हो, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो, कार्टेशियन में हो या स्फेरिकल हो या सिलिंड्रिकल हो, उससे मतलब नहीं है, बस उसका सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए। अब वो जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो पोजीशन कोऑर्डिनेट हो, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, कार्टेशियन, उससे मतलब नहीं। फिजिकली देखें तो बहुत सारे ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो पॉइंट फंक्शन की तरह बिहेव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये समझ में आया ना, डिफिनेशन समझ में आया पॉइंट फंक्शन का? यस सर। ये एक जनरल डिफिनेशन, पोजीशन कोऑर्डिनेट को ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब फिर बात किया हम लोग कि पोजीशन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हो सकता है, स्फेरिकल में भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल में भी हो सकता है। इससे मतलब नहीं है कि वो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, बस पोजीशन कोऑर्डिनेट को ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस फंक्शन का ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पोजीशन कोऑर्डिनेट। ये मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन किया। फिजिक्स के अकॉर्डिंग यदि पॉइंट फंक्शन को डिफाइन करना है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज which depends on the points in a space only कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो स्पेस के पॉइंट पर डिपेंड करे, स्पेस का पॉइंट का फंक्शन हो, दैट इज डिफरेंट पॉइंट पर वो फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट हो, that is the physical quantities will be different, physical quantities will be different at different point in a space. अलग अलग स्पेस के अलग अलग पॉइंट पर चले जाओ, फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग
अब वैल्यू नहीं, अब ऐसा नहीं बोले कि अलग अलग वैल्यू रखेगा। हो सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो तो अलग अलग डायरेक्शन रख सकता है अलग अलग पॉइंट पर। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि स्पेस के डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो। जैसे बहुत सारे ऐसा एग्जांपल्स है, जैसे आप टेम्परेचर की बात करते हो, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी जो स्पेस के डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट होता है, हो सकता है। जैसे डेंसिटी, प्रेशर, ये सब कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो स्पेस के डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू रखता है। और भी जैसे कि पोटेंशियल, पोटेंशियल चाहे जो पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो भी हो, फील्ड चाहे जो फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो स्पेस के डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। देखिए यहां पर क्या बोला, वो फिजिकल क्वांटिटी ओनली स्पेस के डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू रखता हो, ओनली पॉइंट पर डिपेंड करता हो। ओनली पॉइंट पर डिपेंड करना, इसका क्या मीनिंग, कोई और चीज पर भी डिपेंड कर सकता है वो, तो वो अदर चीज पर डिपेंड नहीं करे, ओनली पॉइंट पर डिपेंड करे। इसका मीनिंग कुछ एग्जांपल से समझ पाओगे इस सेंटेंस का। ये सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिखा गया, ये तो जान रहे हैं कि हाँ यहाँ का टेम्परेचर कुछ और यहाँ का टेम्परेचर कुछ और, यानी टेम्परेचर में भी फंक्शन ऑफ पॉइंट इन स्पेस, अलग अलग स्पेस के अलग अलग पॉइंट का अलग अलग टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ पॉइंट इन स्पेस। density may be also different at different point in space। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि डेंसिटी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा, ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग हो डेंसिटी, कभी टाइम पर भी डिपेंड करवाना है उसको। इसलिए ओनली यहां पर जो ओनली एक वर्ड यूज किया था, ओनली पॉइंट पर डिपेंड करवाना है। जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप ओनली पॉइंट पर डिपेंड करवा रहे हो, इट मे बी पॉसिबल वो टाइम पर भी डिपेंड करे। अभी हमको टाइम नहीं इंक्लूड कर रहा है। अब जैसे पोटेंशियल की बात की है यहां पर, मान लीजिए इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल है, तो दो प्रोबेबिलिटी कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल हो, और एक ये भी हो सकता है कि एक ही पॉइंट पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोटेंशियल हो। अब ये को टाइम का फंक्शन नहीं बनाना है उस फिजिकल क्वांटिटी को, ओनली पॉइंट का फंक्शन बनाना है। यानी वो फिजिकल क्वांटिटी में चेंजिंग तब ये हो जब हम पॉइंट को चेंज करें। एक ही पॉइंट पर रहे तो वो फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज नहीं करे टाइम के रिस्पेक्ट। जैसे देखिए अब एक चार्ज पार्टिकल है और यहां से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है q/4πε0 r, ठीक है। ही डिपेंड कर रहा है r पर, r ये डिस्टेंस पर, और इस डिस्टेंस को आप xyz के टर्म्स में लिख सकते हो ना। यदि इसका कोऑर्डिनेट, इसको ओरिजिन मान लें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट xyz मान लें, इस पॉइंट का जहां पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, तो क्लियरली r बराबर क्या होगा, r बराबर √x² + y² + z² होगा। यानी r फंक्शन हुआ xyz का,
इसलिए बोलते हैं हम लोग कि मेरा v फंक्शन हुआ किसका, एक्स वाई जेड का, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फंक्शन हुआ एक्स वाई जेड का, यानी पॉइंट का। इस पॉइंट पर v अलग होगा, इस पॉइंट पर v अलग होगा, इस पॉइंट पर v अलग होगा, यानी v डिपेंड किया पॉइंट पर। दैट इज अ पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, पॉइंट डिपेंड करता है अपने कोऑर्डिनेट्स पर, एक्स वाई जेड पर। तो मैथमेटिकली डायरेक्ट बोलो कि v डिपेंड किया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पर, पोजीशन कोऑर्डिनेट पर। कोई चीज का पॉइंट कट पर डिपेंड करवाना, दैट इज उस चीज को किस पर डिपेंड करवाना, कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड, पोजीशन कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करवाना। ऐसे हम लोग बोल रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट का अलग अलग v है, दैट इज v डिपेंड्स ऑन पॉइंट्स इन अ स्पेस। लेकिन मैथमेटिक्स में जब आ जाएंगे आप तो v डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जेड बोलना होगा। v डिपेंड किया पॉइंट पर, और पॉइंट डिपेंड किया किस पर, अपना कोऑर्डिनेट पर, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पर। तो देख रहे हो ना, यहाँ पर हम लोग v को ओनली पॉइंट पर डिपेंड करवा रहे हैं, ना कि टाइम पर। यदि कोई ऐसा कर दे v फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड t, तो फिर ये पॉइंट फंक्शन नहीं कहलाएगा, इट इज नॉट पॉइंट फंक्शन। ओनली एक्स वाई जेड पर डिपेंड करवाना है। जैसे बहुत सारे ऐसा फंक्शन है, जैसे देखिए इसको v बराबर u प्लस ए टी को देखो, ये फॉर्मूला, और एक v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax को देखो। यहां भी वेलोसिटी फंक्शन है, यहां पर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, जबकि यहां पर वेलोसिटी x का फंक्शन है। इस जगह ये इट इज नॉट पॉइंट फंक्शन, ये पॉइंट फंक्शन नहीं हुआ। जबकि ये पॉइंट फंक्शन हुआ। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी ओनली पोजीशन कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करे और अदर कोई कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं करे, टाइम भी एक कोऑर्डिनेट है, ओनली पोजीशन कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो, तो उसको पॉइंट फंक्शन बोलेंगे। जैसे v का देखा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देख सकते हो। इलेक्ट्रिक, यहाँ का कोई आदमी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड की बात यदि करते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड होता q/4πε0r²। E डिपेंड किया r पर, r डिपेंड करता है एक्स वाई जेड पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स वाई जेड का फंक्शन, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पॉइंट फंक्शन बोल सकते हैं हम लोग। जरूरी नहीं कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट फंक्शन होगा, इट मे बी पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पर भी डिपेंड करे। यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग टाइम पर अलग अलग हो सकता है। एक तो देखो, एक तो अलग अलग पॉइंट पर जाओगे तो फील्ड अलग अलग होगा, और ऐसा भी है कि एक ही पॉइंट पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग फील्ड होगा। यदि ये चार्ज को चेंज करते रहो तो टाइम टू टाइम, मान लीजिए यहाँ एक बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी में से कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, इसका चार्ज का वैल्यू चेंज करते रहेगा, तो सेम पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टाइम टू टाइम चेंज करते रहेगा। हमको अभी उस फिजिकल क्वांटिटी को टाइम पर नहीं डिपेंड करवाना है, वो भी आएगा सेमेस्टर 6 में जाओगे तो पोजीशन एंड टाइम दोनों का फंक्शन बनाएंगे हम लोग, वैसा भी देखना है कि ओनली
पोजीशन का फंक्शन बनाना है उस फिजिकल क्वांटिटी को। तो बहुत सारे ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो ओनली पोजीशन का फंक्शन में हो सकता है, या ओनली टाइम का फंक्शन भी हो सकता है, या पोजीशन एंड टाइम दोनों का फंक्शन हो सकता है। आप जिस एग्जांपल को अभी पॉइंट फंक्शन में ले रहे हो, कभी वही चीज टाइम का फंक्शन में भी हो सकता है। जैसे देखो ना वेलोसिटी को, कभी वेलोसिटी को एज ए टाइम का फंक्शन में लेते हैं, कभी उसको पोजीशन के फंक्शन में ले रहे हैं। तो इस चैप्टर को वेक्टर कैलकुलस में अभी हम लोग कोई भी फंक्शन उठाएंगे उसको ओनली पॉइंट का फंक्शन बनाना है, मींस उसको ओनली पोजीशन कोऑर्डिनेट का फंक्शन बनाना है। बोलो, इतना डिस्कशन के बाद क्या एक्सेप्ट किया बात फाइनली? सर समझ में आ गया सर पूरा अच्छी तरह से। ठीक है, यस सर। चलिए देखिए, तो टाइप्स ऑफ पॉइंट फंक्शन। ऐसा नहीं कि पोटेंशियल हमेशा एक्स वाई जेड का होगा, तो टाइप का भी हो सकता है, लेकिन अभी उससे मतलब नहीं है आपको। समझा है सब बात, सब एग्जांपल को? यस सर। Types of point function. दो टाइप का पॉइंट फंक्शन डिफाइन होता है, एक है स्केलर पॉइंट फंक्शन, अब ये भी कुछ एग्जांपल्स लिखा था, उसमें कुछ स्केलर क्वांटिटी भी था, कुछ वेक्टर क्वांटिटी भी था। इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सब वेक्टर क्वांटिटी भी है और पॉइंट फंक्शन भी है, इसलिए उसको वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलेंगे। और जो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी भी है और पॉइंट फंक्शन भी है, स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो द पॉइंट फंक्शन व्हिच आर scalar quantity इसमें आप ले लोगे टेम्परेचर। ऐसे तो टेम्परेचर एग्जैक्टली स्केलर नहीं होता है, ये टेंसर फिजिकल क्वांटिटी होता है, लेकिन लूज सेंस में हम लोग आप उस टेंसर कैलकुलस एक मैथमेटिक्स है, उसमें देखोगे ना तो डिग्री डिग्री डिफाइन होता है। तो ये स्केलर क्वांटिटी जनरल फिजिकल क्वांटिटी है टेंसर, और उसमें डिग्री डिफाइन होता है, रैंक रैंक डिफाइन होता है टेंसर में। टेम्परेचर रियली में टेंसर है, लेकिन इसको लूज सेंस में हम लोग स्केलर डेंसिटी हुआ। डेंसिटी भी एग्जैक्टली बात करें तो ये भी टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसको आप स्केलर, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन ये सब स्केलर क्वांटिटी में ले सकते हो सबको। पोटेंशियल ये सब पॉइंट फंक्शन भी था और स्केलर क्वांटिटी भी है, इसलिए ये सबको स्केलर पॉइंट फंक्शन। ये डेंसिटी की जो बात कर रहे हो, रो से डिनोट, मान लीजिए वॉल्यूम डेंसिटी, रो डेंसिटी भी तीन टाइप का, ये वॉल्यूम डेंसिटी कभी कभी देखे होंगे बुक सब में, रो को भी बगल में, रो के बगल में लिखता है एक्स वाई जेड, ऐसे लिखेगा। अलग अलग पॉइंट का डेंसिटी अलग अलग, रो एक्स वाई जेड इस तरह से कभी दिखेगा आपको, तब घबराना नहीं इस बात से। हम लोग 11th-12 लेवल में जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते थे वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते थे, तो वहां पर डेंसिटी हर पॉइंट का सेम लिया जाता था, लेकिन ये कोई नेसेसरी बात नहीं है, डिफरेंट पॉइंट का डेंसिटी डिफरेंट हो सकता है। तो मैथमेटिकली डेंसिटी को भी एक्स वाई जेड का फंक्शन बना सकते हो आप।
पोटेंशियल में तो देखे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यदि पढ़े होंगे तो कुछ न्यूमेरिकल्स यदि बनाए होंगे तो बहुत सारा ऐसा न्यूमेरिकल्स बोला गया होगा। इस तरह से न्यूमेरिकल होता था कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसा न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in a space is given by V बराबर A into xy plus yz plus xz. Find expression for electric field at that point. इस तरह का बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनाए होंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पोटेंशियल को एक्स वाई जेड का फंक्शन बनाकर कर लो, तो ये सब स्केलर पॉइंट फंक्शन हुआ। ये स्पेस के किसी पॉइंट का पोटेंशियल ऐसा है तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। चलिए दूसरा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन तो the point function which are vector quantity which are vector quantity जैसे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी भी है और पॉइंट फंक्शन भी एक्स वाई जेड पर डिपेंड भी करता है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी भी है और ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पर डिपेंड भी कर सकता है, यानी पॉइंट फंक्शन भी हो सकता है ये। तो वो सब फिजिकल क्वांटिटी जो पॉइंट फंक्शन भी हो और वेक्टर क्वांटिटी भी हो। जैसे आप इसको देखो, कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप देखे होंगे इस तरह से लिखा हुआ, मान लो कि 2x स्क्वायर y r कैप प्लस x प्लस 2x माइनस z j कैप प्लस xy या xz या yz k कैप। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखा हुआ, जिसमें कहीं कोई टाइम का फंक्शन नहीं, ओनली एक्स वाई जेड पर डिपेंड करवा रहे हैं इसको। वेक्टर क्वांटिटी के क्योंकि आई जे के यूनिट वेक्टर लगा रहे हो, वेक्टर क्वांटिटी है इसको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहिए, आई जे के टर्म्स में। क्लियरली इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन किस पर, एक्स वाई जेड पर। तो ऐसे देखें तो ये पॉइंट फंक्शन भी हुआ, एक्स वाई जेड का फंक्शन है और यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिख रहे हो, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी भी है। अच्छा एक बात इसमें, वेक्टर पॉइंट फंक्शन में हम लोग किसी भी वेक्टर को इन जनरल कैसे लिखते हैं, उस वेक्टर का x कंपोनेंट इनटू i कैप प्लस उस वेक्टर का y कंपोनेंट इनटू j कैप प्लस उस वेक्टर का z कंपोनेंट इनटू k कैप। ये जनरल स्टाइल है किसी भी वेक्टर को लिखने का। यदि इसी को कंपेयर करें यहां पर तो क्लियरली ex किसके बराबर है, 2x स्क्वायर y के बराबर है। ey 2x माइनस z के बराबर है। मेरा कहना ये है कि ये जो इसका नाम समझ रहे हैं ना, ex का क्या नाम,
EX को क्या रीड करते हो? EY को क्या? X component. X कंपोनेंट। I का कोएफिशिएंट को X कंपोनेंट, J का कोएफिशिएंट Y कंपोनेंट। तो इसको जब कंपेयर करते हैं तो पता चला कि तो ऐसे तो स्ट्रिक्टली देखे तो X कंपोनेंट जो है वो ओनली X और Y का फंक्शन में दिख रहा है, लेकिन Z का फंक्शन नहीं है यहाँ पर रियली में। हम लोग एज्यूम कर सकते हैं इसमें Z का फंक्शन है, कोई चीज में Z नहीं है तो Z का पावर 0 समझते हुए ये इस रूप में यदि लिखना है तो इसको तो एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो। ऐसा रियली में जेड नहीं है इसमें, लेकिन जेड का पावर 0 मानते हुए इसको जेड का फंक्शन माना जा सकता है एक्स को। सिमिलरली ईवाई को देखिए स्ट्रिक्टली, ईवाई ओनली दिख रहा है फंक्शन ऑफ एक्स जेड, वाई नहीं है इसमें, लेकिन इन जनरल y को पावर 0 मानते हुए आप इसको y का भी फंक्शन एज्यूम कर सकते हो। मेरा कहना यह है कि जब कोई वेक्टर को ही बोल दिया जाए कि ये एक्स वाई जेड का फंक्शन में है तो उसका तीनों कंपोनेंट को भी एक्स वाई जेड का फंक्शन एज्यूम करना ही है। जब तक फंक्शनल रिलेशन नहीं गिवन होगा तब तक ये नहीं एग्जैक्टली बोल सकते हो कि हम एक्स जो है वो वाई का फंक्शन नहीं है। ऐसा स्ट्रिक्टली तब तक नहीं बोला जा सकता जब तक वो फंक्शनल रिलेशन में देख लेते हो। सिंपली बोलते हैं कि एक वेक्टर है, वेक्टर ई जो फंक्शन है एक्स वाई जेड का, फंक्शनल रिलेशन तो नहीं दिया हम आपको, इस तरह से तो नहीं दिया, मान लो इस तरह से नहीं दिया, ये कैसे बोल दोगे कि इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा उसमें जेड नहीं होगा? ऐसे तो नहीं बोल सकते हो। तो हम लोग एज्यूम करेंगे यदि फंक्शनल रिलेशन नहीं दे और सिंपली बोले कि वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो आपको एज्यूम करना होगा कि इसका एक्स कंपोनेंट भी एक्स वाई जेड का फंक्शन, वाई कंपोनेंट भी एक्स वाई जेड का फंक्शन एंड जेड कंपोनेंट भी एक्स वाई जेड का फंक्शन। ये आगे हम लोग ये सब बात का ध्यान रखेंगे। जब कोई वेक्टर को ही बोल दिया गया हो कि ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो ये मजबूरी कहें या जरूरी कि आप उसके तीनों कंपोनेंट को भी एक्स वाई जेड का फंक्शन एज्यूम करना, ठीक ना? हाँ, फंक्शनल रिलेशन इवन होता इस तरह से तो लोग बोल देता कि हाँ भाई इसका एक्स जो है वो जेड का फंक्शन में नहीं है। अपना सिलेबस को प्रोग्रेस करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को प्रोग्रेस करने के लिए इन जनरल हम तीनों कंपोनेंट को एक्स वाई जेड का फंक्शन एज्यूम करेंगे बाद में। तो ये था टाइप्स ऑफ पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। निकालते हैं इसको। इसी सब लैंग्वेज के टर्म्स में वेक्टर कैलकुलस को डिस्कस करना होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड, ये इस टाइप से बात हम नहीं करेंगे, हम जनरल बात करेंगे यहाँ पर। कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, कोई भी सर्टेन क्लोज्ड रीजन ऑफ स्पेस इज कॉल्ड फील्ड। जिस रीजन के अंदर आपको कोई चीज ऑब्जर्व करना है तो वो रीजन ऑफ स्पेस को फील्ड बोलेंगे। आपको इस रूम के अंदर के डिफरेंट पॉइंट का टेम्परेचर वेरिएशन को देखना है, ये रूम के अंदर का जो रीजन ऑफ स्पेस हुआ इसको फील्ड बोलना। A certain bounded region of space is called field.
जिसके अंदर एक डिफरेंट पॉइंट पर कोई पॉइंट फंक्शन का वेरिएशन ऑब्जर्व करना हो। और ये फील्ड भी दो टाइप का, इट इज आल्सो ऑफ टू टाइप। स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। तो यदि उस क्लोज्ड रीजन के डिफरेंट पॉइंट पर आप कोई स्केलर फंक्शन का वेरिएशन ऑब्जर्व करना चाहते हो तो उस समय वो रीजन ऑफ स्पेस को स्केलर फील्ड नाम देना। इफ वी ऑब्जर्व variation of any scalar point function, variation of any scalar point function at different point in that region, then it is called a scalar field. पहले एक और लिख लें, वेक्टर फील्ड का डेफिनेशन का, फिर कंपैरिजन करेंगे इसको। दूसरा वेक्टर फील्ड, इफ वी ऑब्जर्व variation of any vector point function variation of any vector point function at different point in this region, then it is called वेक्टर फील्ड। देखिए सपोज करो ये रूम का जो स्पेस है, हम इस रूम के डिफरेंट पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं। आप हो जो इसी रूम के अंदर के डिफरेंट पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये रीजन ऑफ स्पेस स्केलर फील्ड कहलाएगा और आपके लिए सेम रीजन ऑफ स्पेस वेक्टर फील्ड कहलाएगा। ठीक है, आप उस सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस को क्या बोलोगे स्केलर फील्ड की वेक्टर, वो डिपेंड करता है कि आप कौन चीज का वेरिएशन देखना चाहते हैं, कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन का वेरिएशन या वेक्टर पॉइंट फंक्शन का वेरिएशन। वो रिस्पेक्टिव चीज है, वो आप पर डिपेंड करता है। सेम रीजन ऑफ स्पेस स्केलर फील्ड तो वही रीजन ऑफ स्पेस वेक्टर फील्ड। और फिर एक टर्म आता है यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड अब इसमें स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड का रिप्रेजेंटेशन, तो पहले हम लोग बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड। ये तो जानते हो पहले से इसके बारे में आप, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना तो जानते हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इस सबको कैसे रिप्रेजेंट करते थे? यस सर। बहुत सारे कर्व से लाइंस ड्रॉ करते थे, जिसको इलेक्ट्रिक लाइंस बोला जाता था या लाइंस ऑफ फोर्स। जिस किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देने वाला चीज थोड़ी है, तो उसको हम लोग विजुअलाइज करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो कुछ लाइंस या कर्व ड्रॉ करके छोड़ देते थे। ज्योमेट्रिकली यदि शो करना चाहते हैं फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को,
जो भी 12 में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन पढ़े है वही सब बात का माइंड में यहाँ ले आओ। कोई भी वेक्टर फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड का तो रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को का रिप्रेजेंटेशन देखे थे। तो कर्व से magnetic field is also curve, closed curve. Magnetic field is always closed curve. Electric field may be closed or open. ऐसे तो इलेक्ट्रिको फील्ड में बोला गया था कि इट इज आल्सो ओपन कर्व। अब सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड में बी क्लोज्ड। एक सिचुएशन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्लोज होता है। कोई भी वेक्टर फील्ड हो, एनी वेक्टर फील्ड, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, will be represented by a family of curve, such that no any two curve intersect with each other, also the tangent at any point on the curve gives direction of field at that point। यही डिफिनेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी, यही डिफिनेशन दिए थे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय ए फैमिली ऑफ कर्व। वो कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या रियली में जो कर्व समझते हो वो भी हो सकता है। और इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि कोई भी दो कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करे, और कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचे तो वो उस फील्ड का वहां का डायरेक्शन बताता है। बहुत सारे कर्व से डिनोट करते थे, कर्व से बहुत सारा कर्व होता था, और इस कर्व के एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो आप, तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन, मान लो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ पी पर का। यदि कोई यहाँ पर टेंजेंट खींचा ई डैश पॉइंट पर, तो ये पी डैश पॉइंट पर का फील्ड का डायरेक्शन हुआ। और कोई भी दो कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वो वही बात सब, वही सब बात, कुछ नया बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। सारा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी ले आओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी एक प्रॉपर्टी था, बस एक प्रॉपर्टी में हम चेंजिंग करना चाहेंगे आपका। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बोला था ओनली कि इट इज ओपन कर्व, इट मे बी क्लोज्ड, क्लोज्ड भी होता है। ये एक सिचुएशन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्लोज लाइन होता है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट, हाँ कुछ बोल रहे हैं सर? साइड सर नीचे थोड़ा नहीं दिख रहा है। हाँ सर, हो गया सर। और ये थोड़ा एक नया टर्म हम लोग स्केलर फील्ड का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये भी आप किए हो, लेकिन बस एक जनरल नाम नहीं लिया गया था आपके सामने 12 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर फील्ड।
पहले तो डिफिनीशन लिख लेता कि एनी स्केलर फील्ड, फिर समझेंगे क्या है ये। एनी स्केलर फील्ड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय a family of surface such that no any two surface intersect with each other and value of that scalar function at each point on a given surface will be same. These surfaces are called level surface. देखिए क्या है ये स्केलर फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। ये भी किया हुआ है कि एग्जांपल याद दिलाएंगे आपको 12 का, तो यही था वो, बस जनरल नाम नहीं लिया गया था आपके पास आपने उस 12 लेवल में। देखो ये सब की क्या जरूरत है रिप्रेजेंटेशन का। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत सारे कर्व से रिप्रेजेंट क्यों किया, क्या फायदा है फिजिक्स में इस बात से। कुछ तो जरूर कुछ बड़ा बात, कुछ बड़ा चीज वहां से निकलता हो, कुछ सुविधा होता होगा, कोई कैलकुलेशन सब में, तब ये सब काम कर रहे हैं हम लोग। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड, स्केलर फील्ड या वेक्टर फील्ड का। तो क्यों रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते थे, क्या उससे कुछ फायदा हुआ था, क्या क्या फायदा होता था? क्या सर? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किए थे ना फील्ड लाइन से। यस सर। का प्रॉपर्टी क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन, यानी क्या क्या फायदा होता था, क्यों रिप्रेजेंट करते थे फील्ड लाइन से उसको आप? सर एक ये वो सर एक इमेजिनरी लाइन था सर, जिसे हम पता मतलब ऐसे मतलब सोचते थे कि मतलब ऐसे ऐसे लाइन वो जा रहा है इस डायरेक्शन में। और क्या फायदा था उससे? उससे सर एक कोई फायदा पॉइंट ये बोला, अरे एक फायदा तो ये है कि कहाँ फील्ड है नहीं है ये पता चल जाता है। जहां लाइंस होगा समझेंगे वहां फील्ड है, जहां लाइंस नहीं होगा समझेंगे वहां फील्ड नहीं है। एक ये फायदा। दूसरा फायदा, किस पॉइंट पर किधर है फील्ड। यस सर, डायरेक्शन सर। उस पॉइंट से जो लाइन गया होगा उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचते थे, उधरे वहां का फील्ड मान लिया जाता था। एक फायदा ये। दूसरा फायदा मैग्नीट्यूड में भी था। कहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है फील्ड का कम है, तो बोलते थे ना जहां लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है वहां फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा, जहां लाइंस का डेंसिटी कम है वहां मैग्नीट्यूड कम। ये भी तो एक फायदा था ना। यस सर। तो लेकिन उस बात को आप कभी मैथमेटिक्स में कन्वर्ट नहीं किए, खाली बोले कि हाँ यहाँ मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वहां कम होगा, उससे आप कोई फंक्शन डिराइव नहीं किया। खाली यूज बोलते थे कि लाइंस का पैटर्न को देख के डिसाइड किया जा सकता है कि कहाँ फील्ड है नहीं है, किधर है, कितना मैग्नीट्यूड का है, बस खाली बोल के छोड़ देते थे, यूज नहीं किए कभी आप इसको, कोई फंक्शन डिराइव नहीं किया। पैटर्न को देख के, लाइंस का पैटर्न को देख के कोई फंक्शन डिराइव नहीं किए। देखो मैथमेटिक्स में क्या होता था,
कोई फंक्शन है तो उसका ग्राफ खींचते हो आप, या कोई ग्राफ है तो उससे फंक्शन फॉर्म करते हो? नहीं, यस सर। ग्राफ को देख के फंक्शन बनाया जाता है ना। यस सर। थोड़ा टफ काम है वो, ग्राफ से फंक्शन फॉर्म करना टफ काम है, फंक्शन से ग्राफ ड्रॉ करना वो आसान काम होता है, लेकिन होता है अब बहुत जगह। अब ग्राफ को देख के, यानी ज्योमेट्रिकल वेरिएशन को देख के मैथमेटिकल वेरिएशन आप पता करते हो, मैथमेटिकली फंक्शन फॉर्म करते हो। जहां पर कॉम्प्लिकेटेड फील्ड होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फंक्शन होगा, पोटेंशियल का क्या फंक्शन होगा, वो सब डिराइव होता है उस फील्ड का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया उसको देख के फंक्शन फॉर्म कर सकते हो। करना नहीं, ग्रेजुएशन लेवल तक नहीं करना है हम लोग को कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखा, ग्राफ देखा, उसको यूज करें फंक्शन फॉर्म के साथ। ग्रेजुएशन लेवल में भी करना नहीं है, लेकिन है बहुत जगह ऐसा है कि ज्योमेट्रिकल वेरिएशन को देख के मैथमेटिकल वेरिएशन पता करना। ये अब आ जाओ, इस स्केलर फील्ड का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये क्या बोला पहले वो समझो। जैसे इस रूम में क्या करना ना, आप 2-2 डिग्री टेम्परेचर वाला पॉइंट ढूंढ लो, सेम टेम्परेचर का कोई भी सेम, मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड का, बहुत सारे ऐसा पॉइंट होगा रूम में जहां जहां का टेम्परेचर 5 डिग्री होगा, उसको पता कीजिए और सबको ज्वाइन कर दीजिए, तो एक सरफेस बनेगा, लाइन कर्व नहीं बनेगा, एक सरफेस बनेगा। स्पेस में से वो सब पॉइंट लिया आप जिस सब पॉइंट पर का स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू सेम है, मान लो स्केलर क्वांटिटी टेम्परेचर है, एक 5 डिग्री टेम्परेचर हम लोग रखा, अब पता करें कहां कहां 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, सबको पता करके थर्मोमीटर से और सबको ज्वाइन कर दीजिए, तो एक सरफेस दिया। अब कोई दूसरा टेम्परेचर लो, मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, वो पॉइंट्स ढूंढो, उस सब पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो वो भी एक न्यू सरफेस देगा। तो इस रूम में बहुत सारे ऐसा सरफेस ड्रॉ करना है, बहुत सारे सरफेस, और आप समझ रहे हैं कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला सरफेस कभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला सरफेस से इंटरसेक्ट तो नहीं करेगा, उसका हर पॉइंट का टेम्परेचर 10 है, इसके हर पॉइंट का टेम्परेचर 5 है, तो इंटरसेक्ट कहां से करेगा? नहीं। यस सर। उस सब सरफेस को बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म यानी एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम है, ऐसा बहुत सारे आइसोथर्म ड्रॉ किया आप रूम में। अब यदि सर इंटरसेक्ट सकता है, क्या इंटरसेक्ट कर सकता है? कैसे इंटरसेक्ट करेगा? अरे 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला सरफेस 5 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे इंटरसेक्ट करेगा? यदि इंटरसेक्ट किया मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पर 5 डिग्री है, 10 डिग्री है। सर लेकिन स्केलर में तो इंटरसेक्ट कर सकता है ना? ये सपोज करो इसका हर पॉइंट का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके हर पॉइंट का ये तो प्रॉब्लम, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ ये कहता है कि यहाँ 10 डिग्री लो, और ये कहता है कि नहीं यहाँ 5 डिग्री लो, ये तटमत वाली बात ना हो गया? यस सर। ऐसा होना चाहिए नहीं, एक पर कोई एक को टेम्परेचर होगा ना, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करवाना है। एक पॉइंट पर 2 टेम्परेचर हो सकता है क्या एक ही टाइम पर? नो सर। एक टाइम पर आपका 2 पोजीशन हो सकता है,
अभी कितना बजा, 6 बजा हो, आप रांची में भी है और डाल्टनगंज में भी है, ऐसा हो सकता है? सुनो, हमारा ये कहना, ये चीज अभी ये तो खैर तो कुछ भी मत कीजिए कि दोनों सरफेस इंटरसेक्ट करेगा, वो नहीं इंटरसेक्ट। जैसे दो कर्व इंटरसेक्ट नहीं होता था, दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा। फेमस क्वेश्चन था 12 का जी कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट, व्हाई? ये तो फेमस क्वेश्चन था, क्या आंसर दिए थे सर? क्योंकि उसका डायरेक्शन फिर दो को हो जाएगा सर। डायरेक्शन दो, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं हो सकता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसलिए कुछ ऐसा हुआ ना कि जो एक पॉइंट पर दो ठो संभव नहीं है, तो जैसे उसी तरह से एक पॉइंट पर दो टेम्परेचर संभव नहीं है, एक पॉइंट का कोई एक टेम्परेचर ना होगा। जबरदस्ती ने ना मनवा रहे हैं आपसे। नहीं सर। देखो मेरे पास थर्मोमीटर है, वो आपके पास है, दोनों आदमी सेम पॉइंट पर रखे तो अलग अलग टेम्परेचर लेगा, वो रीडिंग अलग अलग रीडिंग थोड़ी होगा उसका। अरे यहाँ पर अभी क्या, अभी दूसरा बात कर रहे थे हम लोग, ये बात तो खैर कुछ लाइन में चाहिए था, इसका मीनिंग समझा रहे थे। ये स्केलर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन में सरफेस का नाम लिया आप, तो वही बोले कि आप रूम में बहुत सारे ऐसा सरफेस ड्रॉ कर दो, कोई भी एक सरफेस के हर पॉइंट पर वो उसका वैल्यू सेम होना चाहिए। 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वो सरफेस होगा जिसके हर पॉइंट का टेम्परेचर 5 डिग्री होगा, कोई एक ऐसा होगा जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वो सरफेस होगा। बहुत सारे ऐसा सरफेस है रूम में। ये हुआ स्केलर फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। तो किसी क्या फायदा होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको क्या फायदा हुआ था, कहां पर ज्यादा है, मैग्नीट्यूड क्या है, नहीं है, किधर डायरेक्शन है, वही फायदा यहाँ इससे भी होना है। देखो ये जो सरफेस ड्रॉ कर देंगे, इस सरफेस का पैटर्न को देख के आप इस रूम के अंदर किस पॉइंट पर क्या टेम्परेचर है इसके लिए फंक्शन डिराइव कर सकते हो। जैसे उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैटर्न को देख के उस जगह किस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए एक फंक्शन डिराइव हो सकता है। सिमिलरली आप करते भी थे जी, आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को याद कीजिए, एक चार्ज पार्टिकल है तो आप एक बहुत सारे स्फेरिकल सरफेस को बोलते थे ना कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल V1, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल V2, इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम दिया जाता था। ये इसका कभी यूज किए थे क्या इस सरफेस का पैटर्न को? न्यूमेरिकल वर्मा का तो दूगो न्यूमेरिकल इस ऐसे ही सरफेस ड्रॉ कर दिया है, अब बोला है पता करो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन पता, ओ सॉरी पोटेंशियल का फंक्शन पता करो। कुछ सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दिया है वहां और बोला है कि फाइंड वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब सरफेस को देख के आप पोटेंशियल का फंक्शन निकालिए। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैटर्न को देख के आप पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए। ऐसा है, दो न्यूमेरिकल है उसके एक्सरसाइज में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इक्विपोटेंशियल वाला में, वही तो यहां बोल रहे हैं। कोई भी स्केलर फंक्शन को बहुत सारे सरफेस से डिनोट करते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इस रीजन में हमको इस रीजन में पोटेंशियल कैसे वैरी कर रहा है ये जानना चाहते हैं। हम आपको क्या हेल्प कर दें, हम आपको बस यही कुछ सरफेस ड्रॉ कर देंगे, कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ कर देंगे, आप बोलेंगे अब आप इसको देखो और हमको पोटेंशियल का फंक्शन डिराइव करके दो। स्पेशल नाम हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जनरल नाम लेवल सरफेस।
ऐसे ही टेम्परेचरों के लिए बहुत सारे सरफेस ड्रॉ कर सकते थे, कोई भी स्केलर फंक्शन के लिए बहुत सारा सरफेस ड्रॉ कर सकते हो, जैसे पोटेंशियल के लिए ड्रॉ किया। और इसमें भी क्या है, कोई एक सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है नहीं। थोड़ा सा चल रहा है, तो इसको नेक्स्ट क्लास हम लोग करते हैं वेडनेसडे को।